नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल यूरेनियम गुरुजी में। आज हम लोग यहाँ पर 11 नवंबर से बनने वाले करंट अफेयर को देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास जो कि कहाँ पर आयोजित हुआ है। ठीक है, तो अभी हाल ही में मालाबार युद्ध अभ्यास का आयोजन स्टार्ट हुआ है। कहाँ पर? तो गुआम में हुआ है। कहाँ पर हुआ है? गुआम में हुआ है, जो कि उत्तरी प्रशांत महासागर में स्थित है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो यूएसए में। तो मेजबान की बात करेंगे तो इसका आयोजन इस बार कहाँ पर हो रहा है? गुआम, उत्तरी प्रशांत महासागर जो कि यूएसए में स्थित है, वहाँ पर हो रहा है। पहली बार यह भारत और यूएसए के बीच में, मतलब ये पहले जो युद्धाभ्यास होता था ये तो भारत और यूएसए के बीच में ही होता था। ठीक है, पहली बार कब हुआ था? तो 1992 में। इस बार इसका यह 29वां संस्करण है, इसको आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह किसके बीच में होता है? तो क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है। किसके बीच में होता है? क्वाड कंट्रियों के बीच में होता है, इसको आपको ध्यान रखना है। जिसमें कौन कौन से देश शामिल हैं क्वाड में? तो क्वाड में 4 देश शामिल हैं, भारत, यूएसए, जापान, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, ये कैसा अभ्यास है? तो नौसेना का अभ्यास है। किसका है? नौसेना का अभ्यास है, इसको आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत का प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो भारतीय नौसेना की तरफ से स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस सहाद्री जो है, ठीक है, इसमें पार्टिसिपेट करने वाला है। आईएनएस का मतलब क्या होता है? इंडियन नेवल शिप। उद्देश्य की बात करेंगे तो इसका मुख्य उद्देश्य भाग लेने वाले देशों की नौसेना के बीच अंतर संचालनीयता, ठीक है, इंटरऑपरेबिलिटी, समुद्री सहयोग और आपसी समझ को बढ़ाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। हाल ही में चीन में खुले दुनिया के सबसे ऊंचे पुल हुआजियांग ग्रैंड कैनियन ब्रिज की ऊंचाई कितनी है? इसकी ऊंचाई लगभग है 2050 फीट। कितनी है? 2050 फीट इसकी ऊंचाई है। हाल ही में यूरोपीय परिषद द्वारा वर्ष 2025 का वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार, ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? वाक्लाव हावेल मानवाधिकार पुरस्कार किसे दिया गया है? मैक्सिम बुटकेविच को दिया गया है। किसको दिया गया है? ये मैक्सिम, किसको मिला है? मैक्सिम बुटकेविच, बुटकेविच, इनको दिया गया है इस अवार्ड को। अगला क्वेश्चन है कि एनर्जी इफिशियंसी सर्विसेज लिमिटेड ने हाल ही में भारत की सबसे बड़ी भूतापीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी पायलट परियोजना कहाँ पर स्थापित करने के लिए घोषणा किया है इन्होंने? तो आंध्र प्रदेश में स्टार्ट होगा, यहाँ पर 2 जगहों पर। तो पहले इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ये होती है जियोथर्मल एनर्जी। ये होती क्या है? तो ये अगर मान लिया हम लोग, ये क्या हो जाएगा? अर्थ हो हमारा। ठीक है, आपको पता है कि अर्थ के नीचे क्या है? मैग्मा होता है यहाँ पर, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा हीट है। ठीक है, उसकी वजह से यहाँ पर जो अंडर वाटर है कहीं कहीं वो भी गर्म हो जाता है। तो गर्म होने पर इसमें से भाप निकलता है। क्या निकलता है इसमें? स्टीम निकलता है इसमें। उसी स्टीम जब बाहर निकलती है तो उससे जो एनर्जी रिलीज होती है उसे हम लोग बोलते हैं जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग फोटो में देख पा रहे होंगे, इस तरीके से यहाँ पर निकल रहा है। इसी एनर्जी का प्रयोग करके मान लें यहाँ से ये इस तरीके से स्टीम निकल रहा है, यहाँ पर क्या लगा दिया जाएगा? टरबाइन। यहाँ पर क्या लगाया जाएगा? टरबाइन। और इस टरबाइन को घुमा के यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है इसके पीछे का। बाकी यह कहाँ पर लगाया जा रहा है? तो यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य में अराकू घाटी में, ठीक है, कहाँ पर? अराकू घाटी में और विशाखापत्तनम, इन दोनों जगहों पर लगाया जा रहा है। इसको आपको ध्यान रखना है। उद्देश्य की बात करेंगे, इस पायलट परियोजना का मुख्य उद्देश्य भूतापीय प्रणाली यानी जियोथर्मल सिस्टम का उपयोग करके पर्यावरण के अनुकूल हीटिंग और कूलिंग समाधान प्रदान करना है, विशेष रूप से होटल और पर्यटन बुनियादी ढांचे के लिए। प्रौद्योगिकी की बात करेंगे इसमें, टेक्नोलॉजी की अगर, तो इसमें अर्थ एयर टनल ईएटी सिस्टम और ग्राउंड सोर्स हीट पंप जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाएगा। अच्छा, अन्य परियोजनाओं की बात करें जो जियोथर्मल से संबंधित हैं, तो यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारत का पहला पूर्ण भूतापीय विद्युत संयंत्र यानी फर्स्ट फुल जियोथर्मल पावर प्लांट लद्दाख की उगा घाटी, कहाँ पर? उगा घाटी लद्दाख में है। ठीक है, वहाँ पर है। ओएनजीसी द्वारा स्थापित किया जा रहा है। लेकिन ईईएसएल की आंध्र प्रदेश परियोजना एक अलग प्रकार की प्रौद्योगिकी पायलट यानी टेक्नोलॉजी पायलट परियोजना शुरू कर रही है। ठीक है, बाकी ईईएसएल की बात करेंगे तो यही कंपनी है जो एक उजाला योजना आया था, उजाला योजना,
जिसमें क्या होता है, लोगों को एलईडी बल्ब सब्सिडी पर दिए जा रहे थे। ठीक है, ये भी वही कंपनी लेके आई थी, इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि 2 अक्टूबर को किसकी जन्म दिवस के उपलक्ष्य में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 25 मनाया गया है? तो किसका होता है? महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी। विश्व पैरा तीरंदाजी प्रतियोगिता 2025 में कुल 5 पदक, 2 स्वर्ण, 2 रजत, 1 कांस्य जीतकर भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? भारत इसमें रहा है सेकेंड प्लेस पे। नेक्स्ट है कि हाल ही में UNFCCC के सदस्यों की जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बैठक, जिसका नाम क्या है, COP30, कहाँ पर स्टार्ट हुआ है? ठीक है, UNFCCC जो है, इसमें जो मेंबरों की बैठक होती है उसे हम लोग बोलते हैं COP30। उसी की बैठक अभी हाल ही में ब्राज़ील में स्टार्ट हुई है। आंसर क्या हो जाएगा? बेलम, ब्राज़ील में ये शुरू हुआ है। बेलम भी आप ध्यान रखें, यहीं पर हो रहा है ये। तो स्थान की बात करेंगे तो COP30 का आयोजन ब्राज़ील के बेलम शहर में किया जा रहा है, जो अमेजन वर्षा वन क्षेत्र का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कब से कब तक चलने वाला है? तो 10 से लेकर के 21 नवंबर तक चलने वाला है। तमाम बातें यहाँ पर होगी, जैसे जैसे यहाँ से क्वेश्चन के हिसाब से कोई बातें होती हैं तो हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। बाकी शुभारंभ की बात करेंगे तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति जो हैं वर्तमान में हैं लूला डी सिल्वा, इन्होंने इसकी शुरुआत किया है। अच्छा, कॉप का अगर अर्थ की बात करेंगे फुल फॉर्म की, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसका फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, जो UNFCCC के सदस्य देशों की बैठक होता है। फोकस की बात करेंगे, समझौते से कार्यवाही तक इसमें फोकस है। जो COP15 हुआ था, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? पेरिस में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सॉरी, COP21 जो हुआ था, ठीक है, पेरिस में हुआ था, ये 2015 में हुआ था। इसको इसी पे बहुत ज़्यादा यहाँ पर फोकस किया गया, मतलब किया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वायरमेंट को लेकर के काफ़ी डिसीजन लिए गए थे कि हम इतने सालों में पूरा कर लेंगे। तो यहाँ पर वही देखा जा रहा है कि किसने, मतलब किन किन देशों ने अचीव कर लिया है। ठीक है, बाकी अगर हम लोग UNFCCC की बात करें, UNFCCC की बात करेंगे, इसके फुल फॉर्म की, तो यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन टू क्लाइमेट चेंज, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एग्जाम में आपसे नहीं पूछेगा, हमें जानना है इसका स्थापना कब हुआ था, यानी फॉर्मेशन कब हुआ इसका। तो इसका फॉर्मेशन हुआ था 1994 में। कब हुआ? 1994 में। हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? तो वान में है। कहाँ पे है? वान में, जो कि कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। इसको आपको ध्यान रखना है। सॉरी, जर्मनी में। वान कहाँ पर है? जर्मनी में है। इसको आप लोग ध्यान रखना है। अच्छा, UNFCCC का उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, तो जलवायु परिवर्तन को रोकना, क्लाइमेट चेंज को रोकना, इसका प्रिवेंट करना इसका उद्देश्य होता है। क्या हो जाएगा? जलवायु परिवर्तन को रोकना इसका काम होता है। अब हम लोग बात कुछ कॉप के बैठकों की। ठीक है, तो कॉप वही बोलते हैं, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, उसका फुल फॉर्म हो जाएगा, मैंने बता ही दिया आप लोग को। अच्छा, पहला कॉप कहाँ पर हुआ था? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की पहली बैठक कहाँ पर हुई थी? तो ये हुआ था 1995 में। ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो बर्लिन में हुआ था। ये बर्लिन में हुआ था। बर्लिन कहाँ पर है? तो जर्मनी में। इसको आपको ध्यान रखना है। COP3 की बात करेंगे, महत्वपूर्ण है ये भी। COP3 ये कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था 1997 में। कहाँ पर हुआ था? तो जापान में। कहाँ पर हुआ था? जापान में। ठीक है, इसी को हम लोग यहीं पे जो जापान में बैठक होती है, यहाँ पे किस शहर में? तो क्योटो शहर में। ठीक है, क्योटो शहर में होते हैं, इसीलिए इसे हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीन हाउस इमिशन को लेकर यहाँ पर बैठक होता है, जो कि क्योटो प्रोटोकॉल को लेकर के बहुत फेमस है उस नाम से। ठीक है, ठीक है, ये ग्रीन हाउस इमिशन वाला यहाँ पर मतलब क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था, पर यह लागू कब हुआ था? यह लागू हुआ था 2005 में। इसको भी लगे हाथ आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग वही COP21 कहाँ पर हुआ था ये भी देख लेते हैं। COP21 ये आपका हुआ था पेरिस में। पेरिस में हुआ था 2015 में। COP29 की बात करेंगे, COP29 की बात करेंगे हम लोग, तो ये आपका अभी हुआ था बाकू अजरबैजान। बाकू में हुआ था। ये 2024 वाला था। कब वाला था? 2024 वाला। अगर हम लोग बात करें COP30 का, ठीक है, COP29 30 का बात करें, COP30 जो कि इस बार हो रहा है, तो यही होगा COP30 ब्राज़ील में, जो कि हमारा क्वेश्चन था आज का। ठीक है, इसको भी आपको ध्यान रखने। अच्छा, एक कॉप हुआ था भारत में, जो COP8 नंबर का हुआ था ना, ये सॉरी इसको ऐसे लिख लीजिए,
COP8 ये भारत में हुआ था। कब हुआ था भारत में ये COP8? 2002 में हुआ था ये, 2002 में। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था? भारत में, दिल्ली में। तो इसको भी लगे हाथ आप लोग ध्यान रखना है। तो ये सारी बातें हो गई सर, ठीक है। ये सब क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, इसको आपको ध्यान रखना है। क्योटो प्रोटोकॉल कहाँ है, ये वाला भी ध्यान रखें आप लोग। COP3 जो है 1997 में हुआ था जापान के क्योटो में। इसी को हम लोग क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जानते हैं, जो कि ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए था। बाकी ध्यान रखिए, हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है कि भारत का पहला झुग्गी मुक्त शहर बनने का गौरव किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो कौन सा शहर बना है ये झुग्गी मुक्त? चंडीगढ़। कौन सा बना है? चंडीगढ़। हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो लेफ्टिनेंट जनरल वीरेंद्र वत्स। कौन बने हैं? वीरेंद्र वत्स, ठीक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में डेनमार्क ने कितने साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर कानूनी रूप से प्रतिबंध लगाने की घोषणा किया है? तो 15 साल से कम उम्र के बच्चे जो डेनमार्क में हैं उनको सोशल मीडिया यूज पर बैन लगाया है। किसने? तो डेनमार्क ने। एज लिमिट की बात करेंगे तो डेनमार्क सरकार ने 15 साल से कम उम्र के व्यक्ति यानी बच्चों के लिए सोशल मीडिया तक पहुंच को प्रतिबंध करने का प्रस्ताव दिया है। उद्देश्य की बात करेंगे, क्यों किया जा रहा है ऐसा? तो इस कदम का मुख्य उद्देश्य है बच्चों को ऑनलाइन हानिकारक सामग्री यानी हार्मफुल कंटेंट से व्यावसायिक दबाव, कॉमर्शियल प्रेशर और मानसिक स्वास्थ्य समस्याओं जैसे चिंता और अवसाद से बचाना। कहने का मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आजकल लोग सोशल मीडिया पे अपनी वीडियो वगैरह पोस्ट करते हैं, फोटो वगैरह, टेंशन में रहते हैं, मेरे पे लाइक नहीं आया, ये सब चीज़ें हैं, लोगों ने शेयर नहीं किया, ये सब टेंशन में रहते हैं वो लोग। और जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो भी नहीं कर पाते हैं आजकल, जैसे पहले बाहर फील्ड में खेलना हो गया, तो ये सब नहीं हो पा रहा, सब लोग मोबाइल में ही बिजी रहते हैं, इसलिए ऐसा किया जा रहा है। अच्छा, इसके पहले ऑस्ट्रेलिया ने बैन किया था। डेनमार्क का यह कदम ऑस्ट्रेलिया के बाद आया है, जिसने दिसंबर में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया उपयोग पर दुनिया में पहला प्रतिबंध लगाया था। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए व्यक्तिगत श्रेणी में 31वां डॉक्टर EMS स्वामीनाथन पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? वीरप्पन को मिला है। ये किसको मिला है? वीरप्पन में। हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व में हाथियों की निगरानी के लिए गजरक्षक ऐप को लॉन्च किया गया है? तो बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में। कहाँ पर रिजर्व किया गया है? बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व, यहाँ पर इसको लॉन्च किया गया। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के 91 नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो ये बने हैं राहुल BS। अभी हमने एक हफ्ता पहले ही पढ़ा था कि 90 नंबर के कौन बने थे? इलम पर्थी बने थे ये, और अभी 91 नंबर के कौन बन गए हैं? राहुल BS बन चुके हैं। तो नाम क्या हो जाएगा? राहुल BS, जो कि तमिलनाडु के रहने वाला है, 21 साल की इनकी उम्र है। आपको पता होगा चेस को जो रेगुलेट करती है उस बॉडी का क्या नाम है? फिडे। फिडे की बात करेंगे, इसका हेडक्वार्टर कहाँ मिलेगा आपको? लुसाने में मिलेगा। लुसाने स्विट्जरलैंड में स्थित है ये, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था फिडे का? तो 20 जुलाई 1924 को इसका स्थापना हुआ था। अच्छा, अगर बात करेंगे इसके उपाध्यक्ष की, तो ये भारतीय हैं। कौन है? तो विश्वनाथन आनंद, ये वर्तमान में इसके क्या हैं? इसके उपाध्यक्ष हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत में कुछ लेटेस्ट ग्रैंड मास्टर की अगर हम लोग बात करें, तो अभी 88 नंबर की कौन बनी थी? दिव्या देशमुख। कौन बनी थी? दिव्या देशमुख। इसको ध्यान रखें। 89 नंबर के कौन बने थे? रोहित कृष्णा बने थे। 89 नंबर के रोहित कृष्णा बने थे 89 नंबर के। 90 नंबर के कौन बने थे? इलाम पार्थी। अभी हम लोगों ने हाल ही में पढ़ा था, कौन बने थे? इलाम पार्थी बने थे, ठीक है। इलाम पार्थी AR इनका नाम था, ठीक है। 14 नवंबर को ये बने थे, सही, ठीक है। ये इलाम पार्थी बने थे, इसको आपको ध्यान रखना है। बाकी हम लोग अगर बात करें इसकी चेस की, चेस जो होता है इसका वर्ल्ड कप इस समय कहाँ पर चल रहा है? तो उसका आयोजन हो रहा है आपका गोवा में, ठीक है। इसको भी ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में बेस्ट ऑफ इंडिया नामक भारतीय परिधान और वस्त्र मेले का आयोजन किस शहर में किया गया है? मॉस्को में किया गया है। मॉस्को रसिया की कैपिटल है। हाल ही में महिला विश्व कप 2025 के दौरान
यूनिसेफ और आईसीसी ने मिलकर कौन सा अभियान स्टार्ट किया है? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन। क्या हो जाएगा? प्रॉमिस टू चिल्ड्रन, इस अभियान को स्टार्ट किया गया है। बाकी जो वर्ल्ड कप हुआ इसको जीत ही लिया भारतीय महिला टीम ने, इसको ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में कॉलिंस डिक्शनरी ने वर्ष 2025 के लिए किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है? वाइब कोडिंग। क्या नाम है उस वर्ड का? वाइब कोडिंग। ठीक है, और अभी कुछ दिन पहले ही किस डिक्शनरी ने शो किया था अपना? dictionary.com ने भी अपना दिया था वर्ड, उसका क्या था? 6-7। तो वर्ड का क्या नाम हो जाएगा? वाइब कोडिंग। इसका अर्थ क्या हो जाता है? तो इसका अर्थ है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का उपयोग करके प्राकृतिक भाषा के संकेतों नेचुरल लैंग्वेज प्रमोट्स के माध्यम से कंप्यूटर प्रोग्राम बनाना, ना कि मैनुअल रूप से कोड करना। ठीक है, बाकी dictionary.com की बात करेंगे, इसने वर्ष 2025 के लिए अपना वर्ड ऑफ द ईयर जो है किसको घोषित किया है? तो 6-7 को। और वर्ष 2024 के लिए कॉलिंस डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर क्या था? तो ब्राड था, इसको भी ध्यान रखें। नेक्स्ट है कि हाल ही में सोनम वांगचुक को अनुच्छेद 22 निवारक निरोध के तहत हिरासत में लिया गया था। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो तमाम उपलब्धियां उनके नाम है। भारत के वो क्या हो जाएंगे? वो पर्यावरणविद हैं, नवप्रवर्तक हैं, शिक्षा सुधारक हैं, इंजीनियर हैं। ठीक है, ये सब हैं। एजुकेटर लिख लीजिए आप। ठीक है, हाल ही में 1 अक्टूबर 2025 को यूपीएससी ने अपने शताब्दी दिवस के अवसर पर कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? पोर्टल का नाम क्या हो जाएगा? मेरी यूपीएससी साक्षात्कार सपने से हकीकत तक। ठीक है, मेरी यूपीएससी क्या हो जाएगा? मेरी यूपीएससी साक्षात्कार। ठीक है, सपने से हकीकत तक, सपने से हकीकत तक। समझ गए? नेक्स्ट है कि भारतीय वन्य जीव संस्थान की हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में दर्ज गिद्धों के घोंसलों की सर्वाधिक प्रतिशत किस राज्य में देखा गया है? तो सर्वाधिक तो मध्य प्रदेश में है, पर जो रिपोर्ट आया वो कंबाइंडली आया है। दो राजस्थान और मध्य प्रदेश को मिला के सबसे ज़्यादा बताया गया उस रिपोर्ट में। लगभग 63% टोटल का इन्हीं दो राज्यों के पास है। तो रिपोर्ट का शीर्षक क्या रहा? तो पैन इंडिया असेसमेंट एंड मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज वल्चर्स। सर्वेक्षण एजेंसी की बात करेंगे तो भारतीय वन्यजीव संस्थान, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के सहयोग से। सर्वाधिक घोंसले की बात करेंगे तो भारत के लगभग 63% से अधिक सक्रिय घोंसले मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में पाए गए हैं, जिनमें मध्य प्रदेश का हिस्सा सबसे अधिक है। गिद्धों की संख्या की बात करेंगे 2025 जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में गिद्धों की कुल संख्या 12,981 तक पहुंच गई है, तो देश में सबसे अधिक है। खतरे की बात करेंगे, मतलब गिद्धों को किस चीज़ से खतरा था? तो एक दवा आई थी बीच में जो जानवरों को लगाई जाती थी, गाय भैंस को यानी मवेशियों को लगाई जाती थी। क्या नाम था उसका? डाइक्लोफेनाक नाम था उस दवा का। तो जानवरों को जब ये लगाया जाता था तो जानवर का मतलब बीमारी तो नहीं हो जाता था, पर जब उनकी डेथ होती थी तो वह दवा उनके अंदर फैल जाता था, और जब उनके मरी हुई बॉडी को गिद्ध लोग खाते थे तो उनसे बीमारी उनमें पहुंच जाती थी और बहुत ज़्यादा उनके लिए हानिकारक होती थी, और गिद्ध जो वल्चर हैं ये विलुप्त हो रहे थे। ठीक है, तो अभी इस दवा पर सरकार ने बैन कर दिया है 2006 से ही। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2025 का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? अचंता शरत कमल को। टेनिस प्लेयर है, टेबल टेनिस प्लेयर अचंता शरत कमल। ठीक है, हाल ही में IISc बेंगलुरु द्वारा विकसित साइफन संचालित तापीय बिलौड़ीकरण प्रणाली किस जल को स्वच्छ पेयजल में परिवर्तित करती है? तो समुद्री जल को, सी वाटर को। किसको? सी वाटर को। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस कब मनाया गया? अभी हाल ही में, तो 9 नवंबर को यह मनाया गया है। यह हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए जागरूकता बढ़ाना और सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना इसका उद्देश्य है। बैकग्राउंड की बात करेंगे तो इस दिन 1995 में विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 लागू हुआ था। स्थापना की बात करेंगे, इसी अधिनियम के तहत राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नालसा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी का गठन किया गया था
ठीक है, 9 नवंबर 1995 से ये लागू हुआ था। संवैधानिक प्रावधान की बात करेंगे तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने 750 प्रकार के पौधों को लगाने के लिए नमो वन की आधारशिला कहाँ पर रखी है? तो मानेसर हरियाणा में। कहाँ पर हो जाएगा? मानेसर, जो कि कहाँ स्थित है? तो ये हरियाणा में स्थित है, इसको ध्यान रखें। हाल ही में एशिया का सबसे बड़ा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ पर बनाया गया, मतलब स्टार्ट हो चुका अभी ये? तो ओखला में है। कहाँ का है? ओखला में है। ओखला कहाँ पे आता है? दिल्ली एनसीआर में आता है। ठीक है, इसको ध्यान रखें। अच्छा, आप लोग से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये जो नोएडा है, उत्तर प्रदेश में नोएडा है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका जान लीजिए आप। क्या हो जाएगा इसका फुल फॉर्म? न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी इसका फुल फॉर्म होता है। ध्यान रखें, इसका संबंध किससे? ओखला से ही है। नेक्स्ट है कि हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन ये कहाँ पर किया गया है? छत्तीसगढ़ में हुआ है, नवा रायपुर में। तो उद्घाटन हुआ है, ठीक है, नवा रायपुर अटल नगर छत्तीसगढ़ में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। खास बात इसकी क्या है? तो यह भारत का पहला डिजिटल जनजातीय संग्रहालय है। समर्पित की बात करेंगे तो यह संग्रहालय उन बहादुर आदिवासियों स्वतंत्रता सेनानियों के साहस, संघर्ष और बलिदान को याद करता है जिन्होंने ब्रिटिश औपनिवेश शासन के खिलाफ लड़ी थी लड़ाई में। मुख्य नायक की बात करेंगे तो यह विशेष रूप से शहीद वीर नारायण सिंह बिझमार, जिन्होंने 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में छत्तीसगढ़ में नेतृत्व किया था। ठीक है, इनको फांसी भी दिया गया था बाद में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में आईसीसी T20 के इतिहास में सर्वाधिक 931 रेटिंग अंक प्राप्त कर विश्व रिकॉर्ड किस बल्लेबाज ने बनाया है? अभिषेक शर्मा ने। किसने? तो अभिषेक शर्मा ने। हाल ही में निधन हुए भारत के प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक पंडित छन्नू लाल मिश्र का संबंध किस घराने से है? तो इनका संबंध है बनारस घराने से। बनारस घराना। नेक्स्ट है कि हाल ही में स्थापित RK लक्ष्मण एक्सीलेंस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? ये अवार्ड पहली बार अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया है और पहला अवार्ड किसको मिला है? आमिर खान को। तो शुरुआत की बात करेंगे पुरस्कार की, तो यह पुरस्कार महान कार्टूनिस्ट RK लक्ष्मण के परिवार द्वारा उनकी विरासत का सम्मान करने और रचनात्मक प्रतिभा का जश्न मनाने के लिए स्थापित किया गया है। प्रथम प्राप्तकर्ता कौन है? तो अभिनेता आमिर खान है इस पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता। चयन की बात करेंगे तो आमिर खान को उनकी प्रभावशाली फिल्मों जैसे लगान, तारे ज़मीन पर, दंगल के लिए चुना गया है, जो सामाजिक मुद्दों को संबोधित करती है और भारतीय सिनेमा को फिर से परिभाषित करती है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस राज्य के पर्यटन विभाग को ग्लोबल न्यूज नेटवर्क का ग्लोबल टूरिज्म अवार्ड 2025 दिया गया है? तो मिला है आंध्र प्रदेश को। हाल ही में दिल्ली का नया मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? राजीव वर्मा को। राजीव वर्मा को। और आप लोग कमेंट में बताइए कि हाल ही में आयोजित मालाबार नौसैनिक अभ्यास का आयोजन ये कहाँ पर किया गया है? इसका जवाब छापेंगे आप लोग कमेंट में। बाकी सेशन कैसा लगा ये भी आप लोग कमेंट में बताएंगे। ख्याल रखिए अपना, हम लोग मिलेंगे कल की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।